इस मैदान में दूसरे ममालिक मसलन रूस, चीन, बरतानिया और इंडिया भी कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी में असल चीज़ों के साथ कंप्यूटर के जरिए इंटरेक्शन किया जाता है। इसी तरह रोबोट्स के अंदर भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 2013 में अमेरिका में लेबॉर्ट्री में कल्चर्ड गोश्त तैयार किया गया। क्रायोनिक्स जो है वो ये है कि इंसानों को फ्रीज कर दिए जाए एक लंबे अरसे के लिए। वर्टिकल फार्मिंग, ये प्लास्टिक के रैक्स बनाए जाते हैं या लकड़ी के रैक्स होते हैं और उन्हें एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया जाता है। इसी तवानाई के नए पैनल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इस मैदान में बहुत ज़्यादा जिद्दत आती जा रही है और ये जंग के मैदान में गेम चेंजर बनता चला जा रहा है। टैंकों और एपीसीज को अटैक से बचाने के लिए, उन्हें महफूज रखने के लिए डायनेमिक आर्मर पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी पर भी काम हो रहा है। फ्यूजन पावर, तवानाई के मसले को हल करने के लिए साइंसदानों का ये बहुत पुराना ख्वाब है, यानी कि बगैर तार के आप बिजली को ट्रांसपोर्ट कर सकें। मसूनी जहानत उस अमल को कहा जाता है जिसमें इंसान की जहानत की नकल मशीनों में की जाती है। एआई ऐसी फील्ड है कि जिसमें पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है। स्टाइल तो ये है कि जो एयरक्राफ्ट है वो रेडार की स्क्रीन पर ना आए। जेट पैक भी बनाए गए हैं, ऐसे तजर्बाती जेट पैक बनाए गए हैं जिसमें लगे जेट जो हैं वो गैस या माए के जलने से उसे पहनने वाले को फजा में उड़ाते हैं। ग्रेफीन बनाई जा रही है। ये ग्रेफीन जो है ये एक बहुत ही थिन लेयर होती है, एक एटम थिक। नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल आलात बनाए जा रहे हैं जो कि बहुत ही छोटे मिनिएचर साइज़ के होंगे, जो कि शायद इंसान की जो रगें हैं उनमें भी वो ट्रैवल कर सकें। जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च की जाती है वो हुकूमत की सतह पर होती है, हुकूमत उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। इस वक्त मुख्तलिफ फील्ड्स में साइंस और टेक्नोलॉजी किस मुकाम पर है, मगरब में R&D यानी तहकीक व तरक्की का काम किस तरह से जारी है, इसके लिए सरमाए के हसूल के क्या ज़राए हैं। मैं हूँ आपका होस्ट नईम ज़फ़र कंबो और मैं आपको अपने YouTube चैनल फ्रॉम पोटेंशियल टू रियलिटी में खुशामदीद कहता हूँ। मैं इस चैनल पर व्लॉग्स की एक सीरीज़ पेश कर रहा हूँ जो कि मेरी ही लिखी हुई एक किताब मुमकिनात से हकीकत तक पर मबनी है। ये किताब उर्दू में है और ये अराउंड 470 पेजेस पर मुश्तमिल है। इस किताब का जो बुनियादी मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान किस तरह से एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है और उसके लिए दूसरे ममालिक की मिसालों से नताइज अक्स करके और हमारे मखसूस चैलेंजेस और वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए एक काबिल अमल मनसूबा पेश करने की कोशिश की गई है, एक लाहे अमल देने की कोशिश की गई है। ये किताब लिखने के बाद एक मरहले पर मैंने ये महसूस किया कि इसे ऑडियंस के वसी तर हल्के तक पहुंचाया जाए। चुनाचा मैंने इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया और अंग्रेज़ी के लिए मैंने इसका नाम रखा फ्रॉम पोटेंशियल टू रियलिटी और यही इस चैनल का भी नाम है। ये किताब अंग्रेज़ी में अमेज़ॉन पर दस्तयाब है और ये तीनों फॉर्मेट्स में है, यानी किंडल फॉर्मेट, पेपरबैक और हार्ड कवर में दस्तयाब है। पिछले व्लॉग में हमने साइंस और टेक्नोलॉजीज़ की कुछ फील्ड्स का जिक्र किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि वो इस वक्त किस मुकाम पर हैं। अब हम इस व्लॉग में मज़ीद टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर है कि ये तो एक बहुत तवील काम है कि अगर हम तमाम टेक्नोलॉजीज़ का अहाता करने की कोशिश करें, क्योंकि जो बेसिक साइंसेज होती हैं यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या दूसरी जो फील्ड्स हैं उसके बाद फर्दर उनकी ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस में से फिर हर एक में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पर काम हो रहा है। चुनांचे ये एक बहुत ही फैला हुआ काम है और मैंने इसमें सिर्फ चंद मशहूर टेक्नोलॉजीज़ जिन पर काम हो रहा है, जिनमें आम लोगों की दिलचस्पी है और जो मीडिया में भी आती रहती हैं, उनका जिक्र किया है। अब हम साइंस और टेक्नोलॉजीज़ की मुख्तलिफ मज़ीद फील्ड्स का जिक्र करते हैं जिनमें R&D हो रही है। 2013 में अमेरिका में लेबॉर्ट्री में कल्चर्ड गोश्त तैयार किया गया। सेल को कंट्रोल्ड हालात, लेबॉर्ट्री या इसी तरह की कंडीशन में नशोनुमा की गई उसकी, यानी कि सेल को ग्रो किया गया, तो इस तरह से कल्चर्ड गोश्त वजूद में आ गया। ये ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं कर सका और चुनांचे इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हो सकता है मुस्तकबिल में कुछ ख़ास हालात में इसका इस्तेमाल हो जाए। मसलन कहत की कोई सूरत हाल हो या जंगी हालात हों या कुछ और किसी आफत की सूरत में जहां खुराक की ज़्यादा ज़रूरत हो तो वहां इसका इस्तेमाल कर लिया जाए और जब इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा।
वर्टिकल फार्मिंग, ये प्लास्टिक के रैक्स बनाए जाते हैं या लकड़ी के रैक्स होते हैं और उन्हें एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया जाता है, उनके दरमियान मुनासिब फासला रखा जाता है और इसमें कई चीज़ों को ग्रो किया जाता है। तो इससे ज़ाहिर है कि ज़मीनी जो फैलाव ज़राअत के लिए ज़रूरी होता है उसकी ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ये वर्टिकल फार्मिंग हो जाएगी और ये उन जगहों पे भी इससे ज़राअत की जा सकेगी कि जहाँ की ज़मीन ठीक ना हो, सेम ज़दा हो, थोड़ ज़दा हो, उन जगहों पर भी इसके ज़रिए से एग्रीकल्चर की जा सकेगी। इसी तवानाई के नए पैनल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त सोलर एनर्जी से जो बिजली पैदा की जाती है उसमें फोटोवोल्टाइक सेल होता है, पीएन जंक्शन होता है और उस पर जब सनलाइट स्ट्राइक करती है तो उसे करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ये नज़रियाती तौर पर थ्योरेटिकली इसकी जो मैक्सिमम जो हद है वो 26% है। उसकी वजह यह है कि मटेरियल की जो साख्त है और चूँकि सिंगल जंक्शन होता है उसमें जो पीएन जंक्शन जो बनाया जाता है तो उसकी वजह से ये लिमिट है इसकी। तो अब नए मटेरियल्स के ऊपर तजर्बात किए जा रहे हैं जो सनलाइट में जो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं उन सब को कैप्चर कर सकें और इसी तरह उसमें मल्टी जंक्शंस भी बनाए जा रहे हैं ताकि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। उम्मीद है कि इसके बाद शम्सी तवानाई के हजूल में बड़ी इनकलाबी तब्दीली वाक़ई होगी। टैंकों और एपीसीज को अटैक से बचाने के लिए, उन्हें महफूज रखने के लिए डायनेमिक आर्मर पर भी काम किया जा रहा है। इसमें यह किया जाता है कि उसमें एक बहुत हाई करंट फ्लो किया जाता है और जिसकी वजह से जो उस पर अटैक होता है, जो एक्सप्लोजिव्स का जो अटैक होता है, जो उससे शेप्ड चार्ज बनता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब तक इसका प्रोटोटाइप तैयार किया गया है। इसके अलावा कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी पर भी काम हो रहा है। इसमें ये किया जाता है कि एक बड़े मैदान में बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में मिरर लगा दी जाते हैं जो कि सूरज की रोशनी को एक टावर पर फोकस करते हैं। उस टावर पर साल्ट होता है, मोल्टन साल्ट, और उसे वो हीटअप हो जाता है और वह हीट इंजन लगा होता है जो कि उससे एनर्जी पैदा करता है और हीट इंजन रन करता है तो उससे उसे आगे फिर टरबाइन लगाकर उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली जाती है। इस तरीके से 2018 में पूरी दुनिया में 5000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा की गई थी। ये एक निस्बतन नई फील्ड है और पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती है, यानी हमें सनलाइट का कोई इशू नहीं है। चुनांचे अगर हम इस पर काम करें और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, मैच्योर करें, तो हम इसमें आलमी लीडर बन सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी को फिर हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस यानी मसनूई ज़ियाई तालीफ, इसमें जो एक कुदरती तरीका होता है पौधों में कि उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अलग-अलग हो जाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन तो फ़ज़ा में रिलीज़ हो जाती है, जबकि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। अब इस प्रोसेस को मसनूई तरीके से करने की कोशिश की जा रही है कि उसी तरह का एक एनवायरनमेंट बनाया जाए और उसमें जब सनलाइट पड़े तो पानी अपने अज्जा में तकसीम हो जाए, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाए। तो उस सूरत में ये होगा कि हमें बहुत सारी हाइड्रोजन दस्तयाब हो जाएगी और हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हमारा एनर्जी का मसला हल हो सकता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। फ्यूजन पावर, तवानाई के मसले को हल करने के लिए साइंसदानों का ये बहुत पुराना ख्वाब है। जिस तरह जो एटम बम है उसमें फिशन रिएक्शन होता है, यानी कि यूरेनियम जो कि एक भारी एटम है जिसका एटमी नंबर 92 है, वो दो छोटे एटमों में तकसीम हो जाता है। इस अमल के दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है और एनर्जी वही आइंस्टाइन के फार्मूले के तहत आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी E=mc², यानी कि जितना भी मादा उसमें जो डिसअपीयर हो जाता है, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो आप उसकी क्वांटिटी को नाप सकते हैं। इसका एक रिवर्स प्रोसेस भी होता है। वो ये होता है कि दो छोटे एटम मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं, यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक बड़ा एटम, हीलियम का एक एटम बनाते हैं। तो इस अमल में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, इसे फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो साइंसदान काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं
कि फ्यूजन का जो प्रोसेस है उसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जा सके। जिस तरह फिशन का जो अमल है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एटमी रिएक्टर में किया जाता है। न्यूक्लियर एटमी रिएक्टर जो है उसमें यही प्रोसेस होता है कि फिशन का रिएक्शन होता है और उसमें जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं उन्हें कंट्रोल कर लिया जाता है। तो जब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फिशन का रिएक्शन हो सकता है तो क्या ये मुमकिन है कि फ्यूजन का भी रिएक्शन हो सके? लेकिन इसमें मसला ये है कि फ्यूजन के रिएक्शन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पैदा करना पड़ता है, जो कि फ़िलहाल शायद मुमकिन नहीं हो सका। इस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त हुई है। मसलन 2 मिलीमीटर की तार बनाई गई है जो कि 700 एम्पियर का करंट बर्दाश्त कर सकती है, और ऐसा आला बनाया गया है कि जो कि 60 मिलियन डिग्री टेम्परेचर यानी कि 6 करोड़ डिग्री के टेम्परेचर को 30 मिली सेकंड तक बर्दाश्त कर सकता है। तो इसे एक बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। एक और टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है जिसे वायरलेस एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि बगैर तार के आप बिजली को ट्रांसपोर्ट कर सकें। अभी तक तो ये बहुत छोटे फासलों के लिए किया जा सका है और बहुत कम करंट उससे फ़्लो होता है, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो जाती है और ये साइंसदान बना लेते हैं तो इससे ये होगा कि जो एनर्जी लॉसेस हैं उन पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा। मेटल फोम बनाने पर भी काम किया जा रहा है। इसमें यह होता है कि मेटल के साथ किसी गैस की आमेजिश कर दी जाती है, उससे कुछ गैप्स पैदा हो जाते हैं। उस गैस की मौजूदगी की वजह से वहाँ गैप्स पैदा हो जाते हैं उस मेटल में। तो उससे ये होगा कि वो जो मेटल है वो कम कसीफ होगा, यानी कि लेस डेंस होगा, वो डेंसिटी उसकी कम होगी और वो बहुत लाइट वेट होगा। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि आईईडी की सूरत में जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं, जो ये ब्लास्ट होते हैं, उस सूरत में ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मुहैया कर सकेगा। एक्सीडेंट की सूरत में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकेगा, यानी कि वो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। प्रोग्रामेबल मैटर ये तहकीक अभी इब्तदाई दर्जे में है और इसका जो बुनियादी मकसद है कि किसी भी मैटर की जो खसूसियात हैं, जो उसकी बसरी खसूसियात हैं, जो फिज़िकल खसूसियात हैं, जो इलेक्ट्रिकल खसूसियात हैं, उन्हें तब्दील किया जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। यानी कि इसमें मादे के तबी खवास मसलन शक्ल, ये शेप, कसाफत, बसरी खसूसियात यानी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं और करंट या हरारत की जो खसूसियात हैं उन्हें हस्ब ज़रूरत कंट्रोल किया जा सके। वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि AR, इससे तो काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं। अब इसका मज़ीद इसके अंदर रिसर्च हो रही है, इसे मज़ीद तरक्की याफ्ता बनाया जा रहा है। वर्चुअल रियलिटी में तो असल चीज़ों को सिमुलेट करके दिखाया जाता है, जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी में असल चीज़ों के साथ कंप्यूटर के ज़रिए इंटरेक्शन किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी के बेशुमार इस्तेमालात हैं, मसलन एजुकेशन है, वीडियो गेम्स हैं और तरबियत वगैरह है। इस तरह के कई उसके इस्तेमालात हैं। इसी तरह से जो ऑगमेंटेड रियलिटी है उसके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं, मसलन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में या मिलिट्री में या ब्रॉडकास्टिंग में या लाइव इवेंट में या टूरिज़म वगैरह में, वहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो इस वक्त ज़ाहिर है कि तमाम लोग जो भी थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं नई चीज़ों से, उन सबको मालूम है। अगर नहीं भी रखते तब भी आजकल ChatGPT या जेमिनी या जो दूसरे जो आ गए हैं प्रोग्राम ऐप्स आ गए हैं, उनकी वजह से तमाम लोग इससे वाकिफ़ हो गए हैं कि कंप्यूटर जो है वो अब सोचना भी उसने शुरू कर दिया है। मसनूई ज़हानत उस अमल को कहा जाता है जिसमें इंसान की ज़हानत की नकल मशीनों में की जाती है, जो इस तरह प्रोग्राम की जाती हैं कि वो इंसानों की तरह से सोचें, इस्तदलाल करें, सीखें और मसाइल को हल करें। और इसकी जो मिसालें हैं वो बहुत सारी हैं। सर्च इंजन भी इसकी एक मिसाल है और या ड्राइवरलेस गाड़ियाँ जो हैं वो भी इसकी एक मिसाल है। इसी तरह रोबोट्स के अंदर भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ये ChatGPT या जेमिनी वगैरह जो इस तरह की जो ऐप्स हैं वो भी इसकी एक मिसाल हैं। ये जो इनके अंदर डिफरेंट खसूसियात हैं, ये एनालाइज कर सकती हैं और ये इंसानी आवाज़ को सुन भी सकती हैं, ये इंसानी आवाज़ की कमांड्स को समझ सकता है। इब्तदाई दौर में इन मशीनों में ऐसे एल्गोरिदम बनाए जाते थे जो इंसानों की तरह लॉजिकल रीजनिंग से डिडक्शंस निकालते थे और मशीन लर्निंग के प्रोग्राम की मदद से अपनी गलतियों से सीखते थे और अपने तजर्बे को रिकॉर्ड करते चले जाते थे
और वैसी ही सूरत हाल में इंसानों की तरह अपनी याददाश्त से रुजू करते थे, जिस तरह इंसान करता है, यानी कि अपनी मेमोरी से। आपको अगर एक सिचुएशन दरपेश है तो आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि फ़लाँ जो सिचुएशन थी इससे मिलती जुलती, उसमें मैंने क्या किया था या किसी और ने क्या किया था, और फिर आप उसको असिस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि क्या उसे दोबारा अप्लाई किया जा सकता है या नहीं। इसके बाद इस मैदान में मज़ीद तरक्की हुई और गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए एल्गोरिदम तो बनाए गए जिनमें डाटा का तज्जिया किया जाता था और पैटर्न की शनाख्त, यानी कि पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, ये एक बहुत अहम सलाहियत है, उसे आइडेंटिफाई करना कि क्या इसके अंदर यकसानियत पाई जाती है। और इसमें मज़ीद प्रोबेबिलिटी और माशी असूलों को भी शामिल किया गया, तो इसे ज़्यादा मैच्योर हो गए। तो एआई जो है वो ज़्यादा मैच्योर होती चली गई वक्त के साथ साथ। और इसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि जितना इसमें मज़ीद डाटा जाता जाएगा, जितनी मज़ीद सिचुएशंस को ये फेस करेगी, उतनी ही ज़्यादा ये मैच्योर होती चली जाएगी, मज़ीद इंटेलिजेंट होती चली जाएगी। जब एआई की कोई सलाहियत मरकज़ी धारे का हिस्सा बन जाती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, तो फिर उसे एआई से निकाल दिया जाता है। मसलन कैरेक्टर रिकग्निशन, ये शुरू में एआई का हिस्सा था जो कि अल्फाज को पढ़ सकता है, तो लेकिन उसके बाद इसे मेन धारे से निकाल दिया गया और अब ये एआई का हिस्सा नहीं है। इस वक्त एआई का इस्तेमाल बगैर ड्राइवर की गाड़ियों और मेडिकल डायग्नोसिस और तस्वीरी शनाख्त यानी कि इमेज रिकग्निशन में किया जा रहा है, या अदालती फैसलों का अंदाज़ा लगाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई ऐसी फील्ड है कि जिसमें पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है, और इसके लिए, इस फील्ड के लिए किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास इंटेलिजेंट लोग हों, तरबियत याफ्ता हों और मोटिवेटेड हों, तो पाकिस्तान भी इसमें तरक्की कर सकता है। और जो सूरत हाल इस वक्त एआई के मामले में है, वो एक ऐसी सिचुएशन है कि जो कौम इसमें पीछे रह जाएगी वो वाक़ईतन हर फील्ड में दुनिया से पीछे रह जाएगी। चुनाचा ये हमारी मजबूरी है कि हम इसमें तरक्की करें। क्लॉकिंग डिवाइसेस, ये एक ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो वो चीज़ों को इंसानी आंख से ओझल कर दे। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की तरह की चीज़ है। स्टेल्थ तो ये है कि जो एयरक्राफ्ट है वो रेडार की स्क्रीन पर ना आए, यानी कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाए कि जो रेडार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, वो जब उसे टकराकर, एयरक्राफ्ट से टकराकर वापस आएँ तो उनमें बहुत कम एनर्जी हो, चुनाचा रेडार का जो सिस्टम है उसे इग्नोर कर दे, रिजेक्ट कर दे उसे। और उसके लिए ये किया जाता है कि जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है कि वो रेडार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सामने अपना कम से कम एरिया उसके सामने एक्सपोज होता है, यानी उसका एंगल ऐसा बनता है कि कम से कम वेव्स उसे टकराकर वापस आती हैं। और साथ ही ये भी किया जाता है कि जो एयरक्राफ्ट है उसकी जो बॉडी है उस पर ऐसा पेंट स्प्रे कर दिया जाता है कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो उसमें, कि जो जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना हो, कि जिससे इलेक्ट्रिकल करंट पास ना हो सकता हो। चुनाचा होगा ये कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए वो एक ऐसी चीज़ होगी कि जहाँ से वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन ये जो क्लॉकिंग आलात हैं ये ऐसे हैं कि जो नेकेड आई यानी कि इंसानी आंख से चीज़ों को ओझल कर देंगे। इस पर कुछ काम हुआ है और क्लॉकिंग आलात का बुनियादी काम ये है कि रोशनी किसी ख़ास जिस्म में जज़ब होकर मुनक्कस ना हो जो कि उसके नज़र आने का सबब बनती है, बल्कि इसके गिर्द डिफ्लेक्ट होकर गुजरे। चुनाचा वो जिस्म यानी ऑब्जेक्ट जो है नज़रों से ओझल हो जाएगा। इस पर तहकीक जारी है और छोटी अशिया पर कामयाब तजर्बात किए गए हैं। फ़ौजी ड्रोन यानी कि मिलिट्री ड्रोन, हमारे खत्ते के लोग तो इसे काफ़ी अरसे से वाकिफ़ हैं। अब इस मैदान में बहुत ज़्यादा जिद्दत आती जा रही है और ये जंग के मैदान में गेम चेंजर बनता चला जा रहा है। हालिया रूस यूक्रेन की जंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सामने आया है, जिसमें APCs और टैंकों को इसके ज़रिए से तबाह किया गया है और इसके ज़रिए से एक बहरी जहाज़ को भी नुकसान पहुँचाया गया था। मुस्तकबिल में भी इस पर काम जारी रहेगा और नए जदीद ड्रोन बनाए जाते रहेंगे जो ज़्यादा पे लोड के हामिल होंगे, यानी ज़्यादा वज़न कैरी कर सकेंगे, ज़्यादा उनकी रेंज होगी और इसी तरह इनको तबाह करने के हथियार भी मौसर होते चले जाएंगे। उस पर ही बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, अमेरिका के मुख्तलिफ इदारे मसलन पेंटागन, डैरपा, एयरफोर्स रिसर्च लेबॉर्ट्री
यूएस आर्मी आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग सेंटर और नेवल रिसर्च लेबॉर्ट्री ऐसे हथियारों पर रिसर्च कर रहे हैं जो कि एनर्जी मसलन लेज़र, माइक्रोवेव और पार्टिकल बीम को मरकूज करके फौजी टारगेट्स को तबाह कर सकें। ये फौजी टारगेट्स बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार ऑब्जेक्ट्स मसलन सुपरसोनिक तैयारे, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल वगैरह हैं। इस मैदान में दूसरे ममालिक मसलन रूस, चीन, बरतानिया और इंडिया भी कोशिश कर रहे हैं। तुर्की ने इसी सिलसिले का एक निज़ाम आर्मोल के नाम से बनाया है जो कि काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। तो ये मुस्तकबिल की फील्ड है कि मिसाइलों को, तैयारों को रास्ते में तबाह कर दिए जाए। हालिया जंगों में भी हमने देखा है ऐसा हुआ है। हमने देखा है कि जिस तरह जो ईरान ने मिसाइल फायर किए थे इसराइल पर, उनमें से काफ़ी ज़्यादा को उन्होंने रास्ते से ही गिरा दिया था, लेकिन वो शायद इंटरसेप्ट करके गिराया था। ये जो नया जिस पर काम किया जा रहा है इसमें ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं कि जो कि एक रे यानी कि शुआ की शक्ल में एक चीज़ होगी और वो जो ऑब्जेक्ट है उसे रास्ते में तबाह कर दिया जाएगा। फ्लाइंग कार ड्रोन की तर्ज पर ये बनाई गई हैं और ये इनका इस्तेमाल भी जारी है, कुछ जगहों पे इसका इस्तेमाल शुरू किया गया है। और इसी तरह से कुछ और चीज़ें भी बनाई गई हैं कि जो किसी कोई शख्स पहन लेता है और उसमें ड्रोन्स की तरह के फैंस लगे हुए होते हैं और वो वही फ्लाई करना शुरू कर देता है। अब ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं नेट पर, लेकिन उसके अंदर मज़ीद तफसीलात नहीं है कि उसकी रेंज कितनी है, हाइट कितनी है और कितनी देर तक वो फ्लाई कर सकते हैं। तो इस पर भी काम जारी है और ये ज़ाहिर है कि ये चीज़ भी मैच्योर होती चली जाएगी। कुछ अर्से में इसका बहुत इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। जेट पैक भी बनाए गए हैं, ऐसे तजर्बाती जेट पैक बनाए गए हैं जिसमें लगे जेट जो हैं वो गैस या माए के जलने से उसे पहनने वाले को फ़ज़ा में उड़ाते हैं। इनका इस्तेमाल फ़ौजी इमदादी कार्रवाइयों और तफरीह में होने के वसी इम्कानात हैं। जेट पैक के एक मॉडल T-73 की जो रेंज है वो 18 किलोमीटर तक है और ये 9 मिनट तक फ़ज़ा में रह सकता है। मोबाइल फ़ोन और वीडियो गेम से तो तमाम लोग ही वाकिफ़ हैं, लेकिन यहाँ उसका जिक्र करने का मकसद उसका माशी पहलू है। उसमें हर कुछ अर्से के बाद नए फीचर्स शामिल कर दिए जाते हैं, चुनांचे लोग फिर उसे ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो ये एक इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी हमेशा अहमियत रहेगी और हम जैसे ममालिक का जो ज़र मुबादला है इस पर ख़र्च होता रहेगा। मोबाइल फ़ोन्स और वीडियो गेम्स की मार्केट बहुत बड़ी है। मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट तकरीबन 600 अरब डॉलर्स की है, जबकि वीडियो गेम्स की 200 अरब डॉलर्स की है। तो ज़ाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा अहम है माली लिहाज से और हमारा जो ज़र मुबादला है, हम 2 या 3 अरब डॉलर्स के मोबाइल फ़ोन हर साल इंपोर्ट कर रहे होते हैं। और अब सुना है कि पाकिस्तान में भी इसकी तैयारी शुरू हो गई, लेकिन हम पाकिस्तान में सिर्फ इसकी असम्बलिंग ही कर रहे होंगे। इसके अलावा तहकीक के और बहुत सारे मैदान हैं जिनमें तहकीक की जा रही है और बहुत सारा सरमाया खर्च किया जा रहा है और तरक्की याफ्ता ममालिक की ज़ाहिर है उन फील्ड्स में तहकीक कर रहे हैं। चंद एक के जो नाम है वो मैं बयान कर देता हूँ। मसलन प्लाज्मा प्रोपल्शन है, एरोजेल है, बायोप्लास्टिक बनाया जा रहा है, कंडक्टिव पॉलीमर्स बनाए जा रहे हैं, ग्रेफीन बनाई जा रही है। ये ग्रेफीन जो है ये एक बहुत ही थिन लेयर होती है, एक एटम थिक। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक एटम की मोटाई जितनी अगर कोई लेयर हो और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लोहे से भी ज़्यादा है, चुनांचे ये बुलेट प्रूफ के लिए बहुत अच्छी कारामद हो सकती है। इसके अलावा लैब ऑन चिप है, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी वो उस पर काम किया जा रहा है, मेटा मटेरियल्स पर काम किया जा रहा है, सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स पर काम किया जा रहा है, फिर क्वांटम डॉट सुपर एलॉय बनाए जा रहे हैं, ट्रांसल्यूसेंट कंक्रीट बनाया जा रहा है, ऑप्टिकल ट्रांजिस्टर पर काम किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक नोज पर काम किया जा रहा है, मेमरिस्टर पर काम किया जा रहा है, नैनो इलेक्ट्रो मैकेनिकल आलात बनाए जा रहे हैं जो कि बहुत ही छोटे मिनिएचर साइज़ के होंगे, जो कि शायद इंसान की जो रगें हैं उनमें भी वो ट्रैवल कर सकें। इसके अलावा होम फ्यूल सेल पर काम किया जा रहा है, 6G टेक्नोलॉजी उस पर काम किया जा रहा है, आर्टिफिशियल ब्रेन पर काम किया जा रहा है, 4th जनरेशन ऑप्टिकल डिस्क पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रायोनिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग
क्रायोनिक्स जो है वो ये है कि इंसानों को फ्रीज कर दिए जाए एक लंबे अरसे के लिए। और फर्ज करें कोई शख्स है वो बहुत अमीर है और उसे कोई ऐसी बीमारी है जिसका फ़िलहाल इलाज नहीं है, तो कुछ लोग ये ऑप्ट करते हैं और ऐसा किया भी जा रहा है। एक कंपनी है जो ये काम करती है कि जो अपने आप को फ्रीज़ करवा लेते हैं। तो होगा ये कि 20, 50 या 100 साल के बाद उन्हें ज़िंदा कर दिया जाएगा। तब तक उस बीमारी का इलाज दरियाफ्त हो चुका होगा और वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। बहरहाल अभी तक तो अमली तौर पर तो ऐसा कुछ नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल लोगों को फ्रीज़ किया जा चुका है। इन्हें बहुत लो टेम्परेचर पर फ्रीज़ किया जाता है, यानी उसका टेम्परेचर आस्ता आस्ता डाउन किया जाता है। उन्हें किसी ख़ास किस्म के महलूल में रखा जाता है कि जहाँ वो जो डिके प्रोसेस है, जो शिकस्त और रेख्त का जो अमल है वो नहीं होता। और इसके अलावा आर्टिफिशियल ग्रेविटी पर काम किया जा रहा है, स्टेम सेल थेरेपी ये भी यूज़ में है और इसमें नए रास्ते, नई चीज़ें दरियाफ्त की जा रही हैं। ये मुस्तकबिल की फील्ड्स की एक हल्की सी झलक है। इसके अलावा बेशुमार मैदान ऐसे हैं कि जिनमें जो काम हो रहा है उसके बारे में हम नहीं जानते। उनमें कुछ तो फ़ौजी नौइयत के हैं जिन्हें फ़ौजी नुक्ता नज़र से उन्हें खुफिया रखा जाता है, कुछ कारोबारी नुक्ता नज़र से उनको खुफिया रखा जाता है। उसके अलावा कुछ और भी मतम नज़र हो सकता है, कुछ इसलिए उनको खुफिया रखा जाता हो कि उनकी कोई आलमी पैमाने पर उनकी मुखालफत शुरू ना हो जाए। तो ये एक हल्की सी झलक थी। इनके अलावा बेशुमार और भी फील्ड्स हैं, ज़ाहिर है कि उसे कवर करना एक तवील काम है। ये जो फील्ड्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, जो हेल्थ का शोबा है, इसमें जो रिसर्च की जाती है वो मेडिसिन कंपनियां करती हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसके लिए फंडिंग देती हैं। जो कि कमर्शियल वैल्यू की प्रोडक्ट्स के लिए रिसर्च होती है, उसके लिए लोग खुद अपने तौर पर पैसे इकट्ठे करते हैं या उसके लिए कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च की जाती है वो हुकूमत की सतह पर होती है, हुकूमत उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी प्राइवेट इदारे को भी कोई काम सौंप दिया जाता है रिसर्च करने के लिए, लेकिन जो ज़्यादा फंडिंग है वो हुकूमत की तरफ से आती है। इस व्लॉग में इतना ही। अगले व्लॉग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे मिसालों की मदद से कि मगरिब में तहकीक व तरक्की का काम किस तरह से जारी है। मिसालें यानी कि बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, एलन मस्क वगैरह, उनकी मिसालों से हम ये जानने की कोशिश करें कि उन्होंने किन हालात को फेस किया, उनके साथ क्या वाक़यात पेश आए और वो किस तरह से कामयाब हुए थे। तो अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।